देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHIE 141 चीन का इतिहास जो आपकी रहेगी। इसका हम लोग सेकंड वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग इसका उसको जा करके देख सकते हैं। जिस पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक हम लोगों ने इसमें बात कर रखी है, और उसमें मैंने आपको 11 चैप्टर पढ़ा रखे हैं। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है जिसको मैं आप सबको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 12 है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण। तो चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी है वो कैसे आई, क्योंकि चीन में इससे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट पार्टी लगभग एक जैसी है। मार्क्सवादी विचारधारा चीन में है और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है, वहां पर गठन होता है। और चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी वो कब बनी थी, 1921 में। तो कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्क्सवाद क्या है, तो मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, इस बात को याद रखिएगा। जो एक कह सकते हो कि आप सोशियोलॉजी में एक बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, जिसने इस बात को कहा था कि भाई मेरे कि मजदूरों में, और दूसरा अगर उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियल जो यानी एक प्रकार पूंजीपति है जो, उनमें संघर्ष है। पूंजीपति सारा लाभ उठाता है, मजदूर को कुछ नहीं मिलता है। और मार्क्सवाद की मूल थ्योरी यही है कि एक प्रकार से वो वर्ग सिद्धांत को बताता, कहता कि समाज में दो वर्ग बन गए हैं। एक पूंजीपति वर्ग है जिसने कंपनियां खड़े कर रखी हैं, दूसरा है मजदूर वर्ग, यानी पूंजीपति जो है ज्यादा फायदा उठा रहा, मजदूरों को फायदा जितना मिलना चाहिए तो उतना उसमें नहीं मिल रहा। ठीक है, ये रहेगा आपका। ठीक है, तो इसमें अगला देखिएगा, जैसे बीच में दो पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया, देखो मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इन्हीं दो को आपको देखना है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे अगर बात करूं, जैसे सबसे पहले मार्क्स, देखो जैसे अगर हम लोग मार्क्सवाद की बात करें तो चीन में मार्क्सवाद अचानक नहीं आया। ये चीन में जो मार्क्सवाद का उदय हुआ है वो अचानक नहीं हुआ। चीन के बुद्धिजीवियों के बीच राष्ट्रवाद, उदारवाद, लोकतंत्र पर लंबी बहस हुई थी, लेकिन बौद्धिक गतिविधियों तथा राजनीतिक कार्यशैली और मजदूरों के व्यापक हितों को स्वरूप को मार्क्सवाद द्वारा निर्धारित किया जाना इस समय की शुरुआत हुई। देखो चीन में अगर आप देखेंगे तो मार्क्सवाद अचानक नहीं आया। चीन में एक प्रकार से मजदूरों के हितों को लेकर के, जो मजदूर थे, मजदूर और किसान, ठीक है, मजदूर और किसानों के व्यापक हितों को लेकर के कह सकते हैं कि चीन में मार्क्सवाद आया है। एक गहन संघर्ष के बीच चीन के मार्क्सवादियों ने चीनी साम्राज्यवादी व्यवस्था की स्थापना के अपने लक्ष्यों के साथ मजदूर वर्ग के आंदोलन के अटूट संबंध स्थापित कर। देखो आप सबने, आपको मैंने पहले भी पढ़ा था कि चीन में बहुत ही ज्यादा मजदूर आंदोलन हुए। तो उन मजदूर जो आंदोलन हुए थे कहां पर हुए थे, चीन में। तो उन मजदूर आंदोलनों का ही परिणाम है, यानी रिफ्लेक्शन है कह सकते हो, है कि एक प्रकार से परिणाम ही रहा कि चीन में मार्क्सवाद का उदय हुआ 1921 से 90 तक, यानी 1921 से 1990 तक चीन की जनता अशिक्षित थी। इस वजह से नए विचारों का सामाजिक आधार काफी कम था। चीन के मजदूर और किसानों को इस तरह के विचारों की का कोई विशेष बोध नहीं था। अगर आप देखेंगे चीन में 1921 से लेकर के 1990 तक क्या था भाई, 1921 से लेकर के 1990 तक चीन में बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, उनका समाज पढ़ा लिखा नहीं था। तो उनको मजदूरों के बारे में, यानी मजदूरों के कौन कौन से अधिकार हैं, मजदूरों के कौन कौन से कर्तव्य हैं, इनके बारे में उनको पता नहीं था। ठीक है, लेकिन कह सकते कि जब चीन में 1990 के बाद अगर आप देखेंगे तो चीन में मार्क्सवाद का उदय हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चीन में जब जनता पढ़ी लिखी तब उसको मजदूरों के और किसानों के अधिकारों को पता चला। प्रारंभिक क्रांतिकारी उच्च मध्यम वर्ग से आए थे। इससे पूर्व की इकाइयों हम देख चुके हैं कि चीन में राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, विरोधी विचारों के उद्भव ने विभिन्न कारणों के योगदान कैसे दिया। नहीं, अगर आप देखेंगे चीन में पहले जो लोग थे ना मध्यम वर्ग के थे, उच्च मध्यम अमीर वर्ग थे। लेकिन कह सकते हैं कि चीन में क्रांतिकारी विचारों में जब मजदूर वर्ग और किसान वर्ग का जो उदय होता है, उस मजदूर और किसान वर्ग के परिणाम ही कह सकते हैं कि चीन में मार्क्सवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत विद्यमान धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की गई।
इस विद्यमान व्यवस्था को आधुनिक और स्वतंत्र चीन के विकास में अवरोध समझा जाए। देखो, लोग कहते हैं कि चीन में जो एक प्रकार से राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसको चीन की स्वतंत्रता की अवरोध समझा जाता था। इस पुरानी व्यवस्था की आलोचना पश्चिम लोकतांत्रिक समर्थकों द्वारा की गई। इस तरह के बुद्धिजीवियों ने पश्चिम के लोकतंत्र को आधुनिक और शक्तिशाली विज्ञान संस्कृति से परिपूर्ण मानते थे। लेकिन अगर आप चीन के लोग ना यूरोप के लोगों को बहुत आधुनिक मानते थे, उनको मानते तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, और जो पश्चिम के लोग हैं, जो यूरोप के लोग हैं, वो शक्तिशाली हैं, उनमें साइंस है, उनमें विज्ञान है, उनकी संस्कृति अच्छा है। इस प्रकार की मान्यता यूरोप को लेकर के चीन के लोगों की, चीन के लोग यूरोप के लोगों को लगभग ऐसे ही मानते थे। मजदूर एवं किसान जिन भयंकर परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसके फलस्वरूप उनकी स्वयं की परेशानी काफी गंभीर है। अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन में जो मजदूर वर्ग है और जो किसान वर्ग है, उसका जीवन बड़ा मुश्किल था। वो बड़ी कठिनाई में जीवन जी रहा था, और किसान मजदूर चीन में काफी परेशान है। मजदूर और किसानों ने चीन में काफी संघर्ष किया, और चीन में किसानों और मजदूरों के संघर्ष का ही परिणाम रहा कि चीन में कह सकते कि मार्क्सवाद का उदय हुआ। चीन में एक जगह बौद्धिक जो बुद्धिजीवी वर्ग था को राजनीतिक तौर पर शिक्षित करने का प्रयास हुआ, वहीं दूसरी ओर चीन में कह सकते भैया जो मजदूर वर्ग है और जो किसान वर्ग है के संघर्ष ने चीन के बुद्धिजीवी के लिए एक नया दृष्टिकोण लाया। यानी चीन में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उस जब देखो चीन का जब मजदूर और किसानों ने संघर्ष किया, तो चीन के बुद्धिजीवी वर्ग को लगा कि भाई किसान और मजदूरों का जो आंदोलन है वो चीन में बहुत गति पकड़ा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि चीन में मजदूर और किसानों ने काफी संघर्ष किया, तो चीन में किसानों और मजदूरों के संघर्ष और चीन के जो बुद्धिजीवियों की उसकी नजर रही, इससे नया दृष्टिकोण आया। चीन में बुद्धिजीवियों के लिए राजनीतिक संघर्ष तथा लोकतंत्र, नई संस्कृति, स्वतंत्र चीन के लिए व्यवसायिक वर्ग और समाज के निहित स्वार्थ को चुनौती देने वाले मेहनत कश के राजनीतिक संघर्ष के बीच दूरी कम हुई। यानी चीन में अगर आप देखें जो व्यापारी वर्ग है, ठीक है, उसमें और चीन में जो राजनीतिक संघर्ष मेहनत कश कौन है भाई, मजदूर और किसान, मजदूर और किसानों के बीच में और चीन के व्यवसायिक वर्ग में जब संघर्ष की दूरियां धीरे धीरे आगे चल करके जब कम होती हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि चीन में एक मार्क्सवादी जो विचारधारा है या मार्क्सवाद का उदय हम लोगों को वहां पर चीन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है चीन में भाई मार्क्सवाद का उदय क्यों हुआ, रीजन क्या है। कि चीन में अगर आप देखेंगे तो उसका सामाजिक समाज ऐसा है, उसका राजनीतिक परिवेश ऐसा था, चीन में मजदूर और किसानों का जो आंदोलन बहुत ज्यादा हुआ था, ये सारी परिस्थितियां थी जिन कारण से हम लोग कह सकते हैं कि चीन में मार्क्सवाद का उदय, जो मार्क्सवादी विचारधारा रही वो चीन में आती है। अब हम लोग बात करें चीन में कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, देखो मार्क्सवादी विचारधारा से ही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कम्युनिस्ट विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, देखो जहां पर भी मजदूरों की बात होगी, जहां पर किसानों की बात होगी, इसको हम बोलते हैं भैया लेफ्ट विचारधारा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से लेफ्ट विंग है। ठीक है, और जहां पर भी कम्युनिस्ट विचारधारा होगी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो चीन में जो मार्क्सवादी विचारधारा है, उस मार्क्सवादी विचारधारा ने चीन की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है 1921 में 4 मई के आंदोलन के दौरान गठित अध्ययन केंद्र चीन के बुद्धिजीवियों के लिए विविध संगठित आधार पर मार्क्सवादी विचारों का प्रसार का प्रयास था। 1920 की गर्मियों से चीन के विभिन्न कम्युनिस्ट राजनीतिक संगठन की स्थापना का कार्य, भाई चीन में अगर आप देखें 1920 में कम्युनिस्ट जो थे वो राजनीतिक संस्था के तौर पर उन्होंने अपना क्या करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। यानी चीन के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने कम्युनिस्ट के तौर पर कह सकते उसने अपना काम शुरू किया। देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे चीन में अगर आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने राजनीतिक संगठन की स्थापना का जो प्रयास है वह 1920 से ही आरंभ कर दिया था। यानी चीन में जो कम्युनिस्ट है, ठीक है, यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा की, और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने
राजनीतिक संगठन की स्थापना का कार्य 1920 में गर्मियों से ही शुरू कर दिया और प्रथम संगठन चीन में कह सकते जो कम्युनिस्ट बना वो संघाई में बना। ठीक है, चेन दूसू ने संघाई समूह की स्थापना की, उसे न्यू यूथ नाम के औपचारिक पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया। इस समूह ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ अपना संपर्क कायम किया। रूस में कम्युनिस्ट ग्रेसिव इसके अधिक प्रतिनिधि के तौर पर चीन में आया। अप्रैल 1921 में कब अप्रैल 1921 में चीन में कम्युनिस्टों के कार्यालय की स्थापना की गई। यानी चीन में कह सकते हैं कि 1921 में देख सकते जो कम्युनिस्ट कार्यालय है वो चीन में कब बना, अप्रैल 1921 में। 1920 के शरद काल में ली दाजो के नेतृत्व में बीजिंग में कम्युनिस्ट समूह की स्थापना की गई। किसके? 1920 में चीन में ली दाजो के नेतृत्व में चीन में कम्युनिस्ट समूह की स्थापना की गई। शीघ्र उसका गठन अन्य शहरों में भी नगरों में हो गया। अगस्त 1920 में से संघाई समूह ने द वर्ड ऑफ लेबर नाम के साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन, लेबर मतलब है ना मजदूरों को लेकर के, यानी लेबर को, क्योंकि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है या जो इस प्रकार से कह सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो लेबर को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, किसानों को लेकर के इसका मेन रहता है। तो चीन में अगस्त आप देखेंगे चीन में 1920 में, कब? अगस्त 1920 में लेबर द वर्ड ऑफ लेबर नाम के एक पत्रिका है प्रकाशन हुआ। जनवरी 1921 में इसके 23 अंकों का प्रकाशन, 23 अंक का मतलब 23 अलग अलग भाषाओं या जगहों चलने लगा। यानी चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने समाचार अखबार पत्र को निकालने लगी। बीजिंग से दी लाजदो ने वॉइस ऑफ लेबर प्रकाशित किया और कैटन ने गुड ऑफ वर्कर ऑफ दी मैन गेट वर्क निकालना शुरू किया। इन सभी पत्रिकाओं ने मार्क्सवादी सिद्धांतों और चीनी मजदूर वर्ग की समस्याओं के विषय पर विवेचना की। यानी चीन में एक प्रकार से जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने पार्टी का गठन किया, संगठन बनाया और चीन में कह सकते हैं कि मजदूरों की जो समस्या थी चीन में उसकी समस्याओं का विवेचना शुरू की। ठीक है, इस प्रकार से इन गतिविधियों के कारण से अधिक बुद्धिजीवी और विद्यार्थीगण कम्युनिस्ट के इर्द गिर्द एकत्र होने लगे। यानी जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे उन्होंने मजदूरों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के लिखना शुरू किया, पत्रिका निकालना शुरू किया। इस प्रकार से मैगजीन उनके लेकर के छपने लगी। इन सारी जो मैगजीन सारी छप रही थी, इन चीजों ने क्या किया कि चीन में एक प्रकार से कम्युनिस्ट जो कह सकते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो विद्यार्थी गण है, उस जो बुद्धिजीवी था चीन का, जो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट थे, वो लोग कह सकते कम्युनिस्ट विचारधारा के इर्द गिर्द एकत्र होने लगे। कम्युनिस्ट विचारधारा में कह सकते चीन के लोगों का थोड़ा थोड़ा कह सकते भाई मेरे इंटरेस्ट होने लगा। ठीक है, पुलिस से छुपकर जुलाई 1921 में संघाई में बालिका छात्रावास में इन समूहों की एक बैठक हुई। पुलिस को इस बैठक का आभास हो गया। इस बैठक की स्थान पर जेजियांग में एक पर्यटक स्थल में एक नाव रखा। इसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहा गया। कब? चीन में कह सकते पुलिस से छुप करके, किससे जी? जो चीन की पुलिस थी उससे छुप करके एक कह सकते कि संघाई में लड़कियों का छात्रावास था, यानी जिसको हम लोग हॉस्टल था, वहां पर कह सकते कि चीन में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं ये लोग बैठक कर रहे थे। बाद में पुलिस को इसका पता चल गया। कह सकते इसी को कह सकते कि चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका प्रथम सम्मेलन यानी उसका पहली बैठक इसको हम लोग कह सकते हैं। यानी इसको क्या कहा गया कि चीन में कम्युनिस्टों की क्या थी, ये पहली बैठक थी, फर्स्ट मीटिंग थी। 12 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। यानी चीन में कह सकते कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की भैया पहली सभा हुई उसमें टोटल 12 लोगों ने भाग लिया। वह 7 विभिन्न समूहों के 57 सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एक प्रतिनिधि ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन के द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के गठन हुआ। पुलिस उन दिनों कम्युनिस्ट समूहों का जबरन दमन किया जा रहा था। ये चीन में भाई जो कम्युनिस्ट खुलेआम संगठन नहीं कर सकते, बना नहीं सकते थे, तो पुलिस वाले क्या करते, उनका दमन करते थे, शोषण करते थे। इसलिए यानी कम्युनिस्टों ने छिप करके इस प्रकार से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। अंत में चीन सुनू
और दी दाओ झा ने पार्टी सम्मेलन में भाग नहीं ले सके, लेकिन पार्टी के संस्थापक घोषित किया गया। चेनू देशु पार्टी का प्रथम महासचिव बने। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं विकसित होते मजदूर आंदोलन राजनीतिक वातावरण के बढ़ता पनपता एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में कह सकते हैं कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो चीन में भाई कम्युनिस्ट पार्टी कैसे आई, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं जरूर कह सकती हूँ आप लोग पेपर देने जाएंगे तो उसमें इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 13 यानी चैप्टर नंबर 13 रहेगा, नियंत्रण के लिए संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी। ठीक है, और इसकी भैया उपलब्धि क्या है और इसकी सफलता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आएगी ही आएगी, पूछी जा सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट देखिएगा। 4 मई 1919 की घटना के बाद का समय महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय था। यानी 4 मई 1919 के बाद अगर आप देखेंगे तो चीन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है। सन यत्सेन की पार्टी का नाम बदल के अब जीडीएम बनी और 1924 में इसका पहला सम्मेलन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना चीन में 1921 में हुई। तीनों दल रूस में हुई क्रांति से प्रभाव में आए। ठीक है, कोमिस्टन ने चीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दोनों दलों की नजदीक लाने की कोशिश की, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। 1925 में सन योसन की मृत्यु हो गई और जियांग दल के नेता बन गए। जियांग जीसी ने 1926 में युद्ध सामंतों को हराने के लिए उत्तरी अभियान चलाया, परंतु उन्होंने पार्टी के युद्ध शुद्धिकरण अभियान भी चलाया, जिसे सीपीसी के सदस्यों को जीएमडी से निष्कासित कर दिया। खास तौर से दो पार्टियां चीन में मिल गई हैं, एक तो भाई मेरे ये जीएमडी है और दूसरा सीपीसी है। ठीक है, दो पार्टियां चीन में मिली, लेकिन बाद में दोनों अलग हो जाती हैं। दोनों दलों के बीच निठुर तनाव के बीच इस विषय पर मतभेद को प्रतिबंधित करते हैं। चीन का रूपांतरण कैसे हुआ? सीपीसी में माओ के नेतृत्व में दूरस्थ क्षेत्रों के आधार पर स्थापित करके साथ साथ किसान वर्ग के बीच समर्थन प्राप्त करके अपनी शक्ति को पोषित कर। ये चीन में जो एक प्रकार से सीपीसी जो है, जो पार्टी है जिसको हम लोग सीपीसी मतलब एक प्रकार से क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है। ठीक है, चाइना, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने कह सकते हो कि चीन में किसान वर्गों के बीच में अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया। 1911 की क्रांति के बाद के दशक में गणतंत्रवाद का प्रयोग में चीन में आर्थिक और राजनीतिक अस्थायित्व कायम नहीं कर सका। गणतंत्रीय सरकार ने प्रभाव शून्य में सन यत्सेन की साम्राज्यवादी और युद्ध सामंतों से लड़ने के नए तरीके विकसित करने पर विवश होना पड़ा, और यह एक आधुनिक सेना के महत्व को रेखांकित करता है। वामपंथी और श्रमिक आंदोलन के उभार ने राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्ष में नया परिवर्तन लाया। इसका अर्थ है कि चीन में मजदूर और किसानों को सम्मिलित करके राष्ट्रीय शक्तियों का सामाजिक आधार बढ़ा। चीन में कह सकते हैं जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसने कह सकते हो कि चीन में जो मजदूर है, जो किसान है, उनको एकत्र करके उसने राष्ट्रवादी शक्तियों के रूप में कह सकते हो कि चीन में सामाजिक आधार किसने तैयार किया? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने। यानी जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसने चीन में मजदूरों और किसानों को एकत्र करके उसने कह सकते एक प्रकार से चीन में राजनीतिक और सामाजिक अस्थायित्व प्राप्त करने में कह सकते कि सबसे ज्यादा उसको मदद मिली। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग बात करेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर संयुक्त मोर्चे के गठन को लेकर के मतभेद थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसमें जो संयुक्त मोर्चा का गठन होना था उनको लेकर के, यानी चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके आपस में जो संगठन था उसमें ही बहुत सारा विवाद है। फिर भी विश्व राजनीति पर जोर देने की आवश्यकता को चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वीकार किया। वही फिर भी कह सकते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है वो कह सकते कि विश्व की जो राजनीति थी उस पर जोर देने के लिए काम किया। पार्टी के भीतर चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसके भीतर बहुत सारा मतभेद है, बहुत सारा विवाद है, लेकिन भी कह सकते हैं भाई मेरे चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि विश्व की जो राजनीति है उसको एक प्रकार से आवश्यकता को स्वीकार किया।
वास्तव में चीन में कम्युनिस्ट आंदोलन का उदय राष्ट्रवाद के विकास और जनतंत्र के लिए चलने वाले आंदोलन है। देखो चीन में जो कम्युनिस्ट आंदोलन हो रहे थे, जो चीन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था और जो जनतंत्र के लिए काम हुआ, इसलिए राष्ट्रीय मुक्ति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्राथमिक लक्ष्य था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का यह एहसास हो गया कि चीन को साम्राज्यवादी ताकतों के चुंगल से मुक्त कराए बिना ना तो जनतंत्र आ सकता है, ना ही जनता के जीवन को बेहतर बना। देखो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको लगता था जब तक चीन को भाई साम्राज्यवादी शक्तियां यूरोप के चंगुल से हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे, क्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लगता था कि अगर चीन को अगर हम लोग तो साम्राज्यवादी शक्तियां या जो पश्चिम या कह सकते हो भाई जो यूरोप की शक्तियों से अगर उसको बाहर नहीं निकालेगा तो चीन में ना तो लोकतंत्र आएगा, ना ही चीन की जनता के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। यानी जब तक चीन साम्राज्यवादी शक्तियों से बाहर नहीं निकलेगा तब तक चीन की जनता जो है वह बेहतर जीवन नहीं जी पाएगी, ना ही तो चीन में लोकतंत्र आ पाएगा, ना तो जनतंत्र आ पाएगा। इसके अतिरिक्त समय समय पर इन ताकतों और सामंतों के बीच राजनीतिक समझौता भी रहा, इसलिए राष्ट्रीय मुक्ति को चीन में सामाजिक मुक्ति के लिए चलने वाले संघर्ष से अलग नहीं किया जाए। चीन में जो एक प्रकार से राष्ट्रीय मुक्ति है, चीन में राष्ट्रीय मुक्ति और सामाजिक मुक्ति का सबसे एक प्रकार से चाहत रही। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी ने देखा कि एक प्रकार से जीएमडी साम्राज्यवाद और युद्ध सामंत दोनों के विरुद्ध था। ये कह सकते चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसने देखा जो चीन में जो एक जीएमडी पार्टी थी, ठीक है, वो साम्राज्यवाद के भी खिलाफ है और सामंतवाद के भी खिलाफ है। इसके नेताओं ने महसूस किया कि 1924 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अपेक्षा जीएमडी कहीं अधिक मजबूत शक्तिशाली थी, जिनके पास देखो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लगता था कि चीन की जो जीएमडी पार्टी, जीएमडी ध्यान रखिएगा, इसका भाई नाम पूरा कैसे गो गो मिनदांग, गोमिंदांग नाम है, इसका गोमिंदांग कहा जाता है, जो चीन की एक पार्टी जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएमडी बोला जाता है, जीएमडी, ठीक है। तो गो ओमिन ओमिनदांग, गो ओमिनदांग जो पार्टी है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लगता था जो गोमिंदान पार्टी वो ज्यादा मजबूत है। क्यों लगता था? चीन की जनता का कहीं व्यापक आधार समर्थन, यानी चीन की जनता जो है जीएमडी पार्टी को ज्यादा समर्थन देती थी। सदस्य के रूप में कहीं जीएमडी पार्टी में अधिक बुद्धिजीवी लोग थे, व्यवसायी लोग थे, प्रशासनिक सेनाओं के भीतर कहीं उसका प्रभाव ज्यादा था जीएमडी पार्टी का, और कहीं अधिक कोष और साज सामान जो था जीएमडी पार्टी के पास अधिक था। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको लगता था जो चीन की जीएमडी पार्टी है उसका आधार चीन में बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, और उसकी कह सकते हो बहुत मजबूत है। इसलिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की जो जीएमडी पार्टी है उसके साथ एक समय आकर के उन्होंने अपना सहयोगी बना लिया, अपना मित्र बना लिया, क्योंकि दोनों ही आगे चल करके मजदूर और किसानों की जो प्रतिनिधित्व है या किसानों और मजदूरों की हितों को लेकर के चीन में उन लोगों ने काम किया, ठीक है। तो खास रूप से चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता सीपीसी, और जो गो ओमिंगदांग जो बोला जाता चीन की एक और पार्टी है उसको जीएमडी कहा जाता है। दो पार्टियों ने मिलकर एक प्रकार से चीन में एक प्रकार से किसानों की और मजदूरों की समस्याओं के समाधान करने का प्रयास किया। भाई इन्होंने चीन की किसानों और समस्याओं को प्रयास तो किया, लेकिन कहीं इनको सफलता मिली और कहीं इनको असफलता भी मिली। तो खास तौर से एक इम्पोर्टेंट है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का खास तौर से इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा। और आपको तेरहवां जो चैप्टर है ना, तीसरा नहीं रहेगा, तेरहवां जो चैप्टर है उसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके साथ हो सकता है 10 मार्क्स में शायद आपसे पूछ लिया जा सकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकता है। वही चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको याद रखें। जो मैंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ाई है उसी वही जो चीन में बन गई उसी को हम लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। बस क्या हुआ कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जीएमडी पार्टी एक समय आकर के जुड़ जाती है, लेकिन बाद में जीएमडी का एक नेता जो था, जो उसका मुख्य था, उसकी जब डेथ हो जाती है तो क्या हो जाता है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और जो जीएमडी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलकर के चीन में किसानों के लिए मजदूरों के लिए काम कर रही थी। उन्होंने जीएमडी पार्टी का जो एक बड़ा नेता था उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये दोनों पार्टियां अलग अलग होकर के अलग अलग काम करने लग जाती हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है
13वां चैप्टर में से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 14 रहेगा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और जापान के साथ युद्ध, जिसमें हम लोग बात करेंगे भाई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और जापान के साथ जो चीन का थोड़ा सा युद्ध है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा जापान के साथ युद्ध का समय दूसरे संयुक्त मोर्चे का भी समय था। ठीक है, प्रथम संयुक्त मोर्चे की भांति ही दूसरा संयुक्त मोर्चा भी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ साथ चीन के आंतरिक राजनीतिक अनुभव की गतिशीलता के कारण हुआ। आपको इस पर आश्चर्य होगा कि जब प्रथम संयुक्त मोर्चा असफल रहा तब जापान के विरुद्ध दूसरे संयुक्त मोर्चे का गठन क्यों किया। अब हम देखेंगे कि चीन में साम्यवादी दल यानी जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम न केवल सीएमडी के भिन्न था अपितु उसका विरोधी भी था। इस तरह के कुछ प्रकार की परिस्थितियां थी जिसमें सीपीसी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को जापान के विरुद्ध युद्ध करने को प्राथमिकता देनी पड़ी, यहां तक कि अपने लक्ष्य के लिए जीएमडी के पार फिर एक संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ा। यानी चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने जो चीन की जीएमडी पार्टी है उसके साथ दोबारा मोर्चा बनाना पड़ा। एक बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की जीएमडी पार्टी ने मोर्चा बनाया था लेकिन वह असफल रहा, दोबारा उन्होंने फिर मोर्चा बनाया। उसका कारण था कि जापान के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंकना। जहां एक और इस प्रकार की विभिन्न अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां वहीं राष्ट्रीय स्थिति भी कुछ इस प्रकार थी। अगर हम लोग बात करेंगे जापान के विरुद्ध युद्ध में सीपीसी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका को भी हम देखेंगे और खास तौर से चीन के खिलाफ युद्ध की भूमिका में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ही रही। जापान के लड़े गए युद्ध को प्रकृति पर भी प्रकाश डाला गया। चीन की सीपीसी यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और जीएमडी पार्टी के साथ संबंधों का इसका अर्थ है कि दोबारा चीन में इसका किसान और मजदूरों के साथ संबंध का आ जाना। साम्यवादी दृष्टिकोण से चीन में दूसरा संयुक्त मोर्चा असफल था। जो साम्यवादी जो दृष्टिकोण था इसी से चीन का जो दूसरा संयुक्त मोर्चा वह सफल रहा क्योंकि इसने चीन की क्रांति और चीन के एकीकरण स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। चीन के अंदर राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के साथ देखो चीन में जब दूसरी बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सीएमडी पार्टी एक साथ आती है तो चीन में जो साम्यवादी मोर्चा था वह असफल रहा, जिसके कारण से चीन में क्रांति हुई, चीन में एकीकरण हुआ, चीन की स्वतंत्रता भी यहीं से कह सकते हुई और चीन में मजदूर वर्ग और किसान वर्ग एक निर्णायक शक्ति बने और चीनी क्रांतिकारी आंदोलन में साम्यवादी में भी एक प्रधान शक्ति बने। यानी चीन में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है कि भाई मेरे, ठीक है। इसी में एक चीज हम लोग देखेंगे, यान की सामरिक नीति। जिन कारणों से साम्यवादियों ने जिनयांगसी के क्षेत्र का चुनाव किया उन्हीं कारणों से उन्हें यान के नए क्षेत्र के रूप में चुनाव किया। इसको स्पष्ट करते हुए एडग सेन ने लिखा, यान रक्षा के लिए आदर्श तौर पर उपयुक्त था। यह चट्टानों की ऊंचाइयों पहाड़ियों से घिरा था जहां चट्टानों की प्रबल ऊपर की दीवार जाती थी। इससे पहले की भांति इस क्षेत्र में भी युद्धों में सशस्त्र संघर्ष किसानों के हितों के अनुरूप और भू स्वामित्व में परिवर्तन और स्थानीय स्तर पर छापामार युद्ध पर आधारित किया गया था। इन क्षेत्रों में ऐसे स्थानों को बनाया गया जहां पर सरकारी सेनाओं के लिए पहुंच आसान ना हो सके। ठीक है, जैसे जापानी संकट क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में अंतरराष्ट्रीय समझौते के बावजूद पूंजीवादी विश्व 1929 की, भाई आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखेंगे तो 1929 में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई। ठीक है, आगामी 3 वर्षों में यह संकट और भी बड़ा हो गया। जापान और जर्मनी को इन अंतरराष्ट्रीय समझौते से कोई लाभ नहीं हुआ और इस आर्थिक संकट ने सबको जबरदस्त प्रभावित किया। इन दोनों देशों के नए विभाजन की मांग की गई। जापान की जो साम्राज्यवादी ने देखा कि आक्रमण युद्ध की एकमात्र इसका समाधान है। जापान ने 9 देशों की संधि को धाराओं में विभिन्न अभियानों में डाल करके चीन में यूरोपीय शक्तियों तथा अमेरिका को बाहर करने का प्रयास किया। इसके बदले वह चीन को अपना उसी प्रकार का उपनिवेश बनाना चाहता था जैसा ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था। उन्होंने अपना पहला आक्रमण यानी जापान ने पहला आक्रमण चीन पर
18 सितंबर 1931 को किया। जनवरी 1933 को उनके प्रभाव से संपूर्ण चीन का मैदान आ गया। 1935 में उन्होंने आंतरिक मंगोलिया पर अधिकार कर लिया और 1937 में चीन में सर्वोच्च शक्ति बन गए। उस समय मोरक्को पोलो ब्रिज पर बीजिंग से दक्षिण की ओर एक मामूली सी घटना का बहाना बना करके जापान ने युद्ध घोषित किए और बगैर संपूर्ण चीन पर धावा बोल दिया। जापानियों ने जिस बर्बरता से सर्वनाश किया वह रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। इस संदर्भ में नानजिंग की सरकार के पतन का वह दृष्टांत है कि जबकि जापानी सेना ने 3 लाख लोगों की मौत के घाट उतार दिया, वही चीन में सब हो रहा है। ठीक है, यांगसी नदी में शरणार्थियों को मशीन गनों की गोलियों से भून डाला। ठीक उसी प्रकार चीन के अन्य भागों में भी जान माल का व्यापक नुकसान हुआ। ठीक है, यूरोपीय शक्तियां पहले ही जर्मनी के साथ युद्ध में फंसी थी। जर्मनी के लिए तात्कालिक खतरा इस कारण से कोई हस्तक्षेप ना कर सका। संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय तटस्थ बना रहा, जबकि जापान 1941 में पोर्ल हार्बर पर आक्रमण ना कर सका। चीन की सरकार भी पश्चिम शक्तियों के प्रति समझौतावादी नीति का अनुसरण कर रही थी। उसने भी 1941 में जापान पर आक्रमण तथा हांगकांग सिंगापुर के पतन पर जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। जापानियों का चीन पर लगभग स्वतंत्र शासन कायम हो गया। चीन के अधिकारियों ने अयोग्यता के कारण हजारों लोगों की जानें बिना किसी कारण से चली गई। भय कारण से उन्होंने हुआन की राजधानी चंगसा में आग लगा दी। वहां के निवासियों के साथ साथ 8 लोग शरणार्थी मारे गए। जापान के आगे बढ़ने को धीमा करने के लिए उन्होंने योलो नदी में बांध को तोड़ दिया, जिससे हजारों लोगों की जानें गई। इस प्रकार जापान के विरुद्ध चीन के लिए जीवित रहने का प्रश्न बन गया। चीन के इतिहास में इस राजनीतिक मोड़ पर साम्यवादियों के लिए जापान के विरुद्ध संघर्ष करना प्रथम कार्य हो गया। यानी एक प्रकार से जापान के लोगों ने चीन पर युद्ध हमला कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिटेन ने या कह सकते हैं इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था, उसी प्रकार से जापान के लोग चीन को भी अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान पर बहुत ज्यादा आर्थिक सेंशन लग गए, आर्थिक प्रतिबंध लग गया है। तो जापान ने चीन पर हमला करके उसको एक प्रकार से अपने कब्जे में लेना चाहता, बल्कि उन्होंने एक बार ले भी लिया है, लेकिन बहुत सारे यानी चीन के लोगों ने उसके साथ बहुत सारा संघर्ष किया, तब जाकर के जापान जो है, और खास तौर से सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता तब जाकर के चीन कह सकते हैं जापान की चंगुल से बाहर आता है। ठीक है, तो यानी किस प्रकार से जापान के लोगों ने चीन पर आक्रमण किया और चीन के हजारों लाखों लोगों की करोड़ों लोगों की जाने गई, ये आपसे पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और रीजन यही है कि जापान के लोगों ने चीन पर आक्रमण क्यों? भाई सारा आर्थिक कारण था, क्योंकि जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लग चुके थे, जापान के पास पैसा नहीं था और वो चीन को अपना उपनिवेश बना करके वहां से कुछ पैसे वैसे कमाना चाहते, इसलिए कह सकते चीन पर जापान के लोगों ने एक प्रकार से क्या किया था जी? आक्रमण किया था। तो ये आपसे थोड़ा सा पूछा जा सकता है और आपके पेपर में आ भी सकता है और इसके आने की संभावना भी बहुत ज्यादा कि किस प्रकार से जापान ने चीन पर आक्रमण किया, और ये आक्रमण काफी इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 15 रहेगा चीन की क्रांति। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप देखेंगे नया शासन सुधार, देखो चीन में जब क्रांति होती है उससे चीन में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के सुधार, जिसमें भूमि सुधार होते हैं, क्योंकि चीन में जमीन को लेकर के नया कानून बनेगा। दूसरा, चीन में क्या था? उद्योग धंधे लगेंगे भाई चीन में अगर आप बात करें, और समाज में भी, चीन के समाज में भी क्या है? एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है। देखिएगा 1945 से लेकर के 1949 के मध्य घटनाक्रम का वर्णन है कि यानी जापान द्वारा आत्मसमर्पण से लेकर के उस समय के बाकी चीन में जनतंत्र की स्थापना हुई। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान हार जाता है और जापान एक प्रकार से आत्मसमर्पण कर देता है, वहीं से कह सकते हैं कि चीन में जनतंत्र, चीन में स्वतंत्रता की स्थापना होती है। ऐसे 4 वर्ष थे जिसके दौरान जीएमडी और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है के मध्य जमकर के गृह युद्ध हुए। इन गृह युद्धों में साम्यवाद की विजय के साथ समाप्त हुआ है। इस प्रकार चीन में जनतंत्र पर आधारित एक नया शासन अस्त्र, यानी चीन में क्या होता है कि चीन में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, किसमें?
द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की हार होती है तो आप लोग कह सकते हैं कि चीन में क्या होता है, एक नया शासन स्थापित होता है, क्योंकि चीन में, क्योंकि जापान हार गया, चीन और जापान जो है चीन से पीछे हट गया है। ठीक है, इस घटनाक्रम से कह सकते हैं कि चीन में जब नया शासन आता है उसका कई प्रकार का प्रभाव हम लोगों को देखने को पड़ता है। जैसे चीन में भाई आर्थिक प्रभाव होगा, राजनीतिक प्रभाव होगा, सामाजिक प्रभाव होगा, यानी चीन में कई सारे अगर हम लोग बात करेंगे तो बदलाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। चीन में 1949 की चीन में क्रांति हुई। क्या 1949 में चीनी क्रांति ठीक उसी प्रकार की साम्यवादी क्रांति नहीं थी जिस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति है। स्वयं चीनी जो हैं अगर हम लोग बात करें उसमें देखिएगा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चीन में जो 1949 में जो चीनी क्रांति है वो चीनी क्रांति उस प्रकार की चीनी जो क्रांति है वो रूस की 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति है उस जैसा रिजल्ट नहीं दे पाती, उसके समान नहीं। स्वयं चीनी साम्यवादियों ने 1949 की विजय को जिन आयामों में देखा है। भाई चीन में 1949 में जो क्रांति है यह राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम थी जो चीन में क्रांति हुई। दूसरा, यह किसानों की संघर्ष की जीत है। ठीक है, चीन की जो 1949 में जो क्रांति हुई है वह चीन के आप लोग कह सकते हैं कि जो चीन में राष्ट्रीय आंदोलन था उसके परिणामों का परिणाम है, और चीन में किसानों के संघर्ष की जीत के रूप में हम लोग इसको चीन की क्रांति को देख सकते हैं कि चीन में जो भाई मेरे क्रांति हुई है। ठीक है, और चीन में क्रांति होने से चीन में एक प्रकार से भूमि सुधार होगा। किस क्या होगा? भूमि सुधार होता है। ठीक है, जिसे खास तौर से हम लोगों को इसमें पढ़ना भी है। अगर देखो मैंने आपको बताया भी था ना कि चीन में भूमि सुधार हुआ, चीन का समाज जो था पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बदल जाता है कि पहले जिस प्रकार का चीन में समाज है। चीन में अगर आप देखें चीन में चीनी क्रांति से चीन में क्या परिवर्तन आया? अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, भ्रष्टाचार कम हुआ, विदेशी व्यापार बढ़ा, और कह सकते कि कई क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है। पहले चीन जो था ना, पहले चीन में एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो चीन वैसा नहीं था। चीन में बहुत बड़ी समस्या थी, मुद्रास्फीति थी, अर्थव्यवस्था सही नहीं थी, चीन में भ्रष्टाचार था, संचार व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, चीन में कोई व्यापार नहीं था, चीन में उद्योग धंधों में उत्पादन नहीं होता, चीन में कई क्षेत्रों में अकाल पड़ता था। लेकिन चीनी क्रांति के बाद चीन में क्या होता कि काफी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और चीन में जो परिवर्तन हुआ उसको हम लोग खास तौर से भूमि सुधार होता है। चीन में चीन की समस्त गांव की भूमि या जिला स्तर जहां तक हो सके बराबर रूप से बांटी जाने लगी, जमींदारों का एक छोटा सा हिस्सा दिया जाने लगा, अन्य लोगों का भाग भी समान था। वहीं से कह सकते चीन में स्वयं के कार्य को तैयार करने के लिए यानी भूमि सुधार किया जाता। कहां पर? चीन में, क्योंकि अब जो जमीन है सभी लोगों में बांट दिए थे ताकि सभी लोगों को हिस्सा मिले, और समाज में एक भाई अस्थायित्व की भावना है। चीन में सामाजिक विवाह को लेकर 1950 में विवाह कानून के सामाजिक बंधनों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसका उद्देश्य स्त्रियों को समान अधिकार दिलाना था। विवाह एक ऐसा बंधन का दर्जा है जो परस्पर समानता और स्वतंत्रता सहमति पर आधारित है। इससे स्त्रियों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ। यानी चीन में सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ कि चीन में 1950 में जो विवाह कानून है, विवाह कानून में काफी बदलाव हुआ। उस विवाह कानून ने क्या किया? महिलाओं की स्थितियों में कह सकते हो कि बहुत ज्यादा सुधार हम लोगों को देखने को मिलता है। बालिका वधू पर सख्त निषेध हो गया, यानी लड़कियों की कम उम्र में शादी आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, महिलाओं की मर्जी के खिलाफ आप शादी नहीं कर सकते हैं। तलाक को भी लेकर के वहां नया कानून ना, और जो वेश्यावृत्ति है इसको अपराध घोषित कर दिया। यानी चीन में एक प्रकार से आप वेश्यावृत्ति कह सकते हैं कि इसको बंद कर दिया गया। इससे इन चीजों ने किया कि चीन में जो सामाजिक परिवर्तन काफी कुछ है, और चीन में समाज को बदलाव में काफी परिवर्तन भूमिका निभाई। तो चीन में क्या हुआ? दो सुधार हुए, एक तो भूमि सुधार हुआ और दूसरा चीन में कह सकते सामाजिक और उद्योग धंधों में काफी परिवर्तन हुए। चीन में इंडस्ट्री खूब लगी। चीन में जो 1949 में क्रांति होती है तो इस क्रांति से हुआ कि चीन में बहुत ज्यादा उद्योग धंधे लगे। चीन में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इन जैसी चीजों जो थी कम हो गई। चीन में बुराइयां जो थी काफी कम हुई, और चीन में जब उद्योग धंधे लगते हैं तो चीन को लोगों को नौकरी लगती है, और उद्योग धंधों ने कह सकते चीन के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो 1949 की क्रांति ने
चीन में 3 प्रकार के बदलाव किए। एक तो भूमि सुधार किया, दूसरा चीन में उद्योग धंधे लगे, तीसरा चीन में सामाजिक परिवर्तन, जैसे मैंने आपको तब विवाह शादी को लेकर के जो नए कानून बने और महिलाओं को जिस प्रकार से चीन में एक प्रकार से आजादी मिली और वैश्यावृत्ति जैसी जो चीजें थी उस पर पाबंदी लगी। इससे हम लोग कह सकते हैं कि चीन में काफी कुछ सुधार हम लोगों को देखने को मिलता है। तो 15वां चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको चीन की 1949 की जो क्रांति है उसको लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और इन क्वेश्चनों को आने की जो संभावना है वो भी एग्जाम में क्या है, बहुत ज्यादा